जिम से हेयर फॉल होता है, मतलब कहाँ कहाँ से निकल कर रहे हो, मतलब 8 घंटे 9 घंटे, मतलब दिन भर बस जिम में पड़े हुए हो, शराब में, नशे में, सिगरेट में, यूजलेस चीजों में। ठीक है, क्या महंगी जिम ज्वाइन करूँ, क्या सस्ती जिम ज्वाइन करूँ, कोई अंतर नहीं होता, मैं गारंटी। हाँ तो भाइयों, कैसे हो सभी लोग। तो इस वीडियो में मैं कुछ बात करने वाला हूँ ऐसे मिथ से जो हमें रिलेटिव से, हमारे मॉम डैड से सुनने को मिलते हैं जब हम जिम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सच हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि झूठ है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला झूठ जो कि हमारे, ठीक है, हमारे खानदान, हमारे रिलेटिव से हमको सुनने को मिलता है, हमारे स्पेशली मॉम डैड से सुनने को मिलता है कि अगर तुम जिम जाओगे, वेट उठाओगे तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। तो क्या ये बात सच है? आइए देखते हैं। तो जिम शुरू करने से पहले जब मैं 9th क्लास में था, उस समय मेरी हाइट थी 5'7" और अभी मेरी हाइट है 6'1" जिम कराने के बाद। तो क्या मेरी हाइट कम हुई है? नहीं। क्या मतलब, मेरी हाइट बढ़ी है जिम जाने से। तो जो आपके माइंड में वो ख्याल आते हैं ना कि मेरी हाइट क्यों रुकेगी, कब रुकेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो रुकती क्यों है और कब रुकती है। सबसे पहले ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स को एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। weightlifting does not stunt growth in children or adolescents. Proper technique and supervision are essential for injury prevention. आपकी हाइट कब रुक सकती है? जब आपको कोई इंजरी हो जाए। ठीक है, मान लो आपने बहुत ज्यादा हैवी मार लिया, आपसे वेट नहीं उठ रहा है, आपने बहुत ताकत ला के कर लिया। स्टार्टिंग में आपको वैसे भी हैवी वेट मारने नहीं होते, तो उस केस में अगर आपके साथ कोई ट्रेनर है, ठीक है, कोई बंदा आपके साथ में कर रहा है, तो वो आपको ये चीजें करने भी नहीं देगा। ठीक है। Bone density. Weightlifting actually improves bone density, which is beneficial for overall health and reduce the risk of osteoporosis. एक बीमारी होती है, ठीक है, हड्डियों की, मतलब हड्डियों का कमजोर होना, उस चीज को रिड्यूस करता है। आपकी जो बोन डेंसिटी उसको इंक्रीज करता है वेट लिफ्टिंग। तो जिम जाने से, वेट उठाने से आप कमजोर नहीं होंगे, आपकी हाइट नहीं रुकने वाली, उल्टा आपकी हाइट में और मजबूती आएगी। तीसरा आता है हार्मोन प्रोडक्शन। Weightlifting can enhance hormone production such as growth hormone, testosterone, which are essential for muscle growth and repair. हम सब जानते हैं टेस्टोस्टेरोन एक मेल ग्रोथ हार्मोन है, which is very important. हम कहाँ के सप्लीमेंट्स, ठीक है, कहाँ के पिल्स वगैरह ले लेते हैं, शिलाजीत वगैरह, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, वैसी चीजों को ले लेते हैं। वो चीज हमको सिर्फ वेट लिफ्टिंग करके मिल जाएगी। ठीक है, तो वैसी चीजों पे वेट लिफ्टिंग करने से वो चीजें बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, हार्मोन्स का जो हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ते हैं वेट लिफ्टिंग से। तो एक तरीके से हमारी हाइट को एक धक्का ही मिलता है, एक एज ही मिलता है, वो कम नहीं होती। ठीक है। ग्रोथ प्लेट सेफ्टी। रिसर्च shows that weightlifting when it's done with the proper form under supervision does not harm growth plates. अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप कोई भी काम करते हो ना, तो उसे कोई ऐसे इंसान के साथ करना चाहिए जिसे एक्सपीरियंस हो उस चीज का। ठीक है, उस इंसान से सीखना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो आपको जिम नहीं करना है, मान लो आपको स्विमिंग भी सीखनी है, तो कोई ट्रेनर से सीखो। ठीक है, या फिर आपको क्रिकेट खेलना है तो कोई ट्रेनर या फिर कोई कोच से सीखो जिसने उस चीज को मास्टरी कर रखा हो। उसके सुपरविजन में जो आप काम करोगे ना, तो आप अपने आप को इंजर नहीं करने वाले हैं, आप अपने आप को सेफ ही रखोगे। तो वही मैं कहने की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है ना कि फिर ये मिथ्स क्यों बन रहे हैं कि हमारी हाइट रुक जाएगी, तो वो मिथ इसलिए बन रहा है बिकॉज अगर आप खाना बिल्कुल नहीं खाते हो, आप भूखे रहते हो और फिर आप जिम जाते हो, आप एकदम भूखे हो और आप जिम जा रहे हो, उसी केस में आपकी हाइट रुकेगी। अदरवाइज अगर आपको दो टाइम की रोटी मिल जाती है, आपको पेट भर खाना मिल जाता है ना, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी हाइट रुक जाएगी। हाइट डिपेंड होती है जेनेटिक्स पे और आपके खान पान में। अगर आप अच्छा खाना दे रहे हो, उसे अच्छी हेल्थ रख रहे हो, अपनी अच्छी स्लीप ले रहे हो, तो आपकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, उसमें से कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड चीज, जिम से हेयर फॉल होता है, मतलब कहाँ कहाँ से निकाल के ले आते हैं। मैं इसको मतलब देख रहा था नेट पे, टॉप 5 मिथ अबाउट जिम वगैरह, तो उसमें भी ये भी आ गया था हेयर फॉल, पता नहीं कैसे। तो अब देख लेते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है, वो देख लेते हैं। ठीक है, बाल झड़ना क्यों हो रहा है ऐसा। बाल एक्चुअल में जब झड़ते हैं ना, तो उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, तो मैंने वो रीजन लिख रखे हैं, उन रीजंस को देख लेते हैं एक बार। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस लेवल्स नॉट जिम वर्कआउट्स कैन लीड टू हेयर फॉल। हाई स्ट्रेस लेवल्स यानी कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही, पता नहीं किसी चीज की। एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट ओवरऑल वेलबींग। जिम करने से ना आपका स्ट्रेस कम होता है उल्टा। ठीक है, ये गलत बात बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, मतलब 8 घंटे 9 घंटे, मतलब दिन भर बस जिम में पड़े हुए हो,
तब जाके आपको कहीं उस लेवल का स्ट्रेस होगा जिससे आपके बाल झड़ेंगे, अदरवाइज आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं 3-4 साल से जिम जा रहा हूँ, मुझे आज तक कभी जिम करने के बाद स्ट्रेस नहीं हुआ, मतलब वो एक तरीके से अच्छा ही फील होता है जिम करने के बाद। सेकेंड आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हेयर लॉस मे रिजल्ट फ्रॉम अ poor nutrition, not exercise. Balanced diet and proper hydration are crucial for healthy hairs. इसमें हमने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करी है। हो सकता है जो आपके बालों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो प्रोटीन, जो विटामिन, जो मिनरल्स जो आपको खाने चाहिए वो नहीं खा रहे हो, उसका कारण हो सकता है फैट लॉस, ना कि जिम। जेनेटिक फैक्टर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बढ़िया करता है हर एक चीज, मतलब उसका जिम अच्छा है, वो रोज देसी डाइट लेता है, बढ़िया, हर एक न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, सोता बढ़िया है, जिम मतलब बढ़िया मारता है, ठीक है, डाइट एकदम अच्छी है, कोई नॉनवेज नहीं खाता, फिर भी उसका हेयर लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पापा को भी हेयर लॉस है। तो ये चीज जेनेटिक है, इस बात को भी समझो। अगर आपके पापा को या ग्रैंड पेरेंट को ये चीज था तो आपको भी ये चीज आएगी। हर्बली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेयर लॉस, नॉट जिम एक्टिविटीज। एक्सरसाइज कैन इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, बेनिफिटिंग हेयर हेल्थ। आपका जिम जाने से हेयर इंप्रूव होगा, ये कहने की बात कर रहे हैं, जब आप पे खून दौड़ेगा ना आपके बालों में, तो वो चीज को इंप्रूव करेगा। Improper hygiene such as infrequent hair washing after workouts can contribute to hair issues. Maintain cleanliness is essential. ठीक है, जैसे आप जिम के बाद आते हो, मान लो जिम में बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उसके बाद ऐसे मत आके सो जाना, ठीक है, घर में मत पड़ जाना, वरना बदबू भी मारोगे, घर वाले भी गालियां बकेंगे, तुम स्मेल भी अच्छा नहीं करोगे। इससे अच्छा है जैसे जिम करके आओ, अच्छे से नहा लो, ठीक है, फ्रेश रहो, ठीक है, शैम्पू वगैरह मत लगाना, केमिकल वगैरह से दूर रहो, अपने बालों को एकदम ठीक रखो, बस पानी से धोना, कोई ज्यादा साबुन वाबुन को इस्तेमाल मत करना, ठीक है। तो बस क्या जिम जाने से हेयर फॉल होता है? नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो देखो अभी मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो, अगर हेयर फॉल हो रहा होता तो मैं 3-4 साल से जा रहा हूँ जिम, मेरे को अभी तक हेयर फॉल नहीं हुआ। मेरी एक फोटो भी आपको दिखा देता हूँ, ये फोटो 3-4 महीने पहले की, जब मेरे एकदम लंबे बाल थे। अगर हेयर फॉल हो रहा होता तो उस समय मेरे बाल झड़ जाते हैं। जिम इज ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे जो भी मतलब नए व्यूअर्स हैं, तो मैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फिटनेस से रिलेटेड टिप्स वगैरह कुछ भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक कर दो, और आप चाहते हो कि मैं, अगर आप, मेरे को पता है आप स्टूडेंट देख रहे हो, तो स्टूडेंट के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो नेक्स्ट मिथ पे आते हैं कि जिम सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है। कहाँ लिखा है भाई जिम बॉडी बिल्डर के लिए? जिम हर एक उस बंदे के लिए जिसको अपने आप को सुधार के रखना है, अपने आप को बेटर करना है, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है। जिम caters to an individual of all fitness levels and goals. Whether you are looking to weight loss, improve endurance, or simply enhance the overall health, a well-designed gym routine can be tailored to your needs. जिम आप बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं जाते। हाँ, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आप जिम जा सकते हो, लेकिन आपका वो काम नहीं है, आपका काम है हेल्दी रहना। तो आप हेल्दी रहने के लिए जिम जा रहे हो, ना कि बॉडी बिल्डर बनने के लिए, ठीक है। एक दो तरीके होते हैं, एक होता है कि मैं स्विमिंग करने सीखना जा रहा हूँ, किस वजह से? हेल्दी रहने के लिए, और एक होता है स्विमिंग करने जा रहा हूँ, उनको प्रोफेशनल स्विमर बनना है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं कि जो लोग स्विमिंग सीखने जा रहे हैं उनको स्विमर ही बनना है, उनको हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इसलिए आप जिम जा रहे हो। तो दोनों में अंतर समझो। हाँ, एक और बात, बॉडी बिल्डर्स ना अपने आप को बहुत ज्यादा कठिनाइयों में, दर्दों में डालते हैं, ठीक है। उन्हें काफी सारी चीजें लेनी पड़ती है जो उनके लिए, अपने उनके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उन चीजों से दूर ही रहो, मैं आगे और पॉइंट बताऊंगा, उनमें वो चीज कवर होगी। नेक्स्ट, जिम/डाइट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। मतलब जिम में और डाइट में पैसा लगता है। क्या ये बात सच है? सीधा आंसर तो नहीं। ये बात किन लोगों के लिए सच है? जिनका मेजोरिटी पैसा लड़कियों में, आलतू फालतू की चीजों खरीदने में जाता है, उनके लिए क्या जिम महंगा है? हाँ, बहुत महंगा है, मत जाओ जिम, तुम वो सड़ा नगरा नशा करते रहो, अपनी जिंदगी खराब कर लो। लेकिन किसके लिए जिम सस्ता है? उस इंसान के लिए जिसके लिए पैसा बहुत कीमती है, वो सिर्फ कीमती जगह पे लगाना चाहता है अपना पैसा। जैसे कि मैं कुछ बाहर का नहीं खाता, ना मेरी मम्मी अगर कुछ बाहर का लाती है। आज ही बात बताता हूँ, मम्मी फ्रूटी लाई थी, मेरे सामने रखी थी, मैंने उठा के फेंक दी बाहर, ना मम्मी को पीनी थी ना मैंने पीनी। मम्मी ने मेरे को 2 बार डांटा, लेकिन फिर मैंने उनको एक ही बात बोली, देखो मम्मी, अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं कचरा नहीं खाने दूंगा आपको, आप अकेले कहीं बाहर खा के आ जाना। तो ऐसा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो मैं बस आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि देखो, अच्छी चीजों को अपनाओ, ठीक है।
अगर आपके पास ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपके पास इतना पैसा तो है कि आप नेट डलवा सकते हो। उस नेट के पैसे को कैंसिल करके ना आप जिम के पैसे डलवा लो, जिम की मेंबरशिप खरीद लो, ठीक है। काम करो, कहीं भी छोटा मोटा काम सीखो। अगर भगवान ने दो हाथ पांव दिए तो जिम के लिए पैसे वैसे इकट्ठा करो, ठीक है। काम कर लो कहीं पर किसी के लिए और फिर जाके वो कर लो। नो नीड फॉर एक्सपेंसिव जिम, ठीक है। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि जिम मुझे किस तरह की ज्वाइन करनी चाहिए, क्या महंगी जिम ज्वाइन करूं, क्या सस्ती जिम ज्वाइन करूं। कोई अंतर नहीं होता, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप महंगी जिम में जा रहे हो, बस आपको इक्विपमेंट्स थोड़े से एडवांस मिल जाएंगे, आपको ज्यादा मशीनें शायद मिल जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी कम इक्विपमेंट्स में भी बन जाएगी, ठीक है। तो दे आर बोथ सेम, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग पे फोकस होना चाहिए। आप कहां पे जाके, ठीक है, कितनी सुंदर जगह है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस अपने काम से फोकस रखना है कि मुझे बॉडी बनानी है, बस। डाइट इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि डाइट में पैसा लगता होगा, तो नहीं, डाइट इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किस चीज का? जंक फूड का, मोमोज, पानी पूरी, आलू भुजिया, पैकेट्स, जितने भी सारी चीजें हैं उन सबका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी डाइट के पैसे आ जाएंगे। मैं घर वालों से 1500 रुपये लेता हूँ और मुझे पता है कि मैं 1500 रुपये किस चीज के लिए ले रहा हूँ। चना, सत्तू, इन सब के अलावा मैं और माँ बाप से किसी चीज के लिए पैसे नहीं लेता हूँ। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए पैसे ले रहे हो, और उनको ये बात सीधा ठोक के बोलो कि मैं ये खाता हूँ, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा नशा करते भी हो तो डूब मरो, ठीक है। फिर अब ये वीडियो मत देखो फिर तुम। नेक्स्ट, क्रंचेस करने से सिक्स पैक आ जाता है। ये मिथ मेरे को भी था जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने जिम फिटनेस स्टार्ट किया था। तो क्या ये बात सच है? नहीं। कितने परसेंट सच है? 10% सच होगी मुश्किल से। इस चीजों पे डिपेंड करते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जेनेटिक प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल। A visibility of abs is heavily influenced by the genetics, make it challenging for everyone to achieve six packs slowly throughout crunches. आपका सिक्स पैक नहीं, ऑलमोस्ट सारी मसलें जेनेटिक होती है, लेकिन सभी लोगों को नॉर्मल मसल ही मिलती है। लेकिन जो एब्स रहते हैं, किसी को 4 पैक्स, किसी को 6 पैक्स, किसी को 8 पैक्स, ठीक है। तो हर एक इंसान को अलग अलग तरीके की जेनेटिक्स मिलते हैं। मेरे एब्स के जेनेटिक्स थोड़े से खराब है, ठीक है, ऊपर नीचे हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ के अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे एब्स है, तो मेरे भी उस तरीके के। लेकिन क्या उस चीज को लेकर कभी मैंने रोया नहीं, बस जितनी जो चीज मुझे मिली उसी को मैं ठीक करता जाऊंगा, मैं वही करता हूं हमेशा। डाइट इज की, एब्स आर प्राइमरी मेड इन द किचन। A balanced diet and a low body fat percentage are crucial for visible abs, not just crunches. आपको प्रॉपर बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि डाइट से होगा। उसके बाद आपको क्रंचेस के साथ साथ बाकी कोर टाइटनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी, जो कि कोर को स्ट्रॉन्ग करती है। वो एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके एब्स आएंगे। वैरायटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। कि रेगुलर हर एक दिन तुम एब्स मार रहे हो, ठीक है। एब्स हर दिन नहीं मारना होता, उससे तुम्हारा मसल फटीग हो जाएगा और वो उतना अच्छे से रिकवर भी नहीं हो पाएगा। तो एक मसल को भी अपने रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, 12 से 40 घंटे ऐसा कुछ। तो उसको प्रॉपर टाइम दो, ठीक है, रिकवर होने के लिए। डूइंग ओनली क्रंचेस may not be significant. Incorporating a variety of core exercises is more effective for overall core strength and definition. आपको बाकी चीजों पे भी फोकस करना है, जैसे कि प्लैंक हो गया, लेग रेजेस हो गया, क्रंचेस हो गए। क्रंचेस तो वैसे बताया ही है। तो इसे 3-4 चीजों को ऐड करो, उसका कॉम्बिनेशन बनाओ और उसे हफ्ते में 1 से 2 बार लाओ अपने ट्रेनिंग में, वो काफी है आपके लिए। कंसिस्टेंसी ट्रम्स इंटेंसिटी। जैसे मैं आपको बताया ना, इंटेंसिटी काम की नहीं होती। Consistent exercise and healthy habits over time yield better results than sporadic intense crunches session. Patience is the key. याद रखना, आप बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा टाइम करोगे ना, आपको इंजरी हो सकती है। वो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया आपको। तो बस इतना समझो इस पॉइंट में कि क्रंचेस बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं बनेंगे, वो कंसिस्टेंसी से बनेंगे। हफ्ते में 2 बार मारना है, अगले हफ्ते भी 2 बार मारना है, अगले हफ्ते भी 2 बार मारना है। ऐसा करते करते 3 से 4 साल में आपकी कोर एकदम स्ट्रांग होगी। जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होता रहेगा कट के टाइम पे, तब आपको एक विजिबल एब्स दिखेंगे। डूइंग क्रंचेस कैन लीड टू इंजरी। बिल्कुल सही बात है। मेरे दोस्त को यहाँ पे बैक पे बहुत गंदी इंजरी हुई है। 7 महीने से वो बेड रेस्ट पे, उसे मतलब उठते नहीं बन रहा है, ठीक है।
तो उसके बाद अभी तो वो नॉर्मल हुआ है, लेकिन ये 2 साल पहले की बात है और अभी तक वो जिम ठीक से नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दैट इंजरी। जब उससे मैंने पूछा था कि उसे ये चीज क्यों हुई है, तो उसने बताया था कि वो क्रंचेस कर रहा था और क्रंचेस भी उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब इतना कर लिया था, पता नहीं कि वो उसको खत्म होने वाली थी उसके आप ऐसा बता रहा था वो मतलब। तो एक्सेसिव क्रंचेस कैन लीड स्ट्रेन द नेक एंड बैक लीडिंग टू इंजरीज। इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस कोर वर्कआउट्स विद रेस्ट एंड रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। ओवर ट्रेन मत करना, फिर से बोल रहा हूं मैं। एक और मिथ, ठीक है, जो कि नए बंदों में आओगा जब वो जिम ज्वाइन कर रहे होंगे, ओनली स्टेरॉइड्स गिव यू एस्थेटिक बॉडी। क्या ये बात सच है? 100% नहीं है। ये सवाल किसको पूछना चाहिए? जिसने 8 से 10 साल अपनी डाइट पे, अपने जिम वर्कआउट्स पे, अपनी स्लीप पे 100% देके फोकस करके काम किया हो और तब उसको उसकी अचीव्ड एस्थेटिक ड्रीम बॉडी नहीं मिली, उस बंदे को सवाल पूछना चाहिए कि क्या अब मेरी बॉडी स्टेरॉइड से बनेगी? क्योंकि जब तक आपने अपनी बॉडी का पोटेंशियल नहीं देखा तब तक आप कैसे कह सकते हो कि मेरी बॉडी इस चीज के लायक नहीं है? समझ रहे हो? एक होता है जेनेटिक पोटेंशियल कि हाँ मेरी बॉडी इतनी बनेगी, इसके ऊपर नहीं बनेगी, वो चीज होती है, मैं मानता हूं। एक ह्यूमन बॉडी की भी नेचुरली कैपेसिटी होती है। तो अगर आपकी बॉडी उस कैपेसिटी तक आपने उस बॉडी को नहीं लेके गए तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी बॉडी वहां तक नहीं बन सकती? सिर्फ इंजेक्शन ही तुमको सुंदर बॉडी दे सकते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत बात है। स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड एक आर्टिफिशियल तरीके से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी वगैरह 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 चीजें आती है। तो क्या ये चीजें सच है, सही है हमारी बॉडी के लिए? अभी देखते हैं। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज इनफ। Building muscle naturally is achievable through consistent training and proper nutrition. Long-term health effects. Steroid usage can lead to several health complications and risks. अभी आप जाना YouTube पे और सर्च मारना steroid usage effect on human body. आपको 10 वीडियो दिख जाएगी, 10 वीडियो लगातार देख लेना मेरे रिकमेंडेशन से, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप वो 10 वीडियो देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टेरॉइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके बहुत ज्यादा नुकसान है स्टेरॉइड लेने के। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे, हजारों दिक्कतें हैं। उसे छोड़ दो बस, ठीक है, उसके बारे में सोचना ही मत। आपको कब उस बारे में सोचना चाहिए? जब आपकी जिंदगी यही है, जब आपको दिखना, सुंदर दिखना ही आपकी जिंदगी है, जब आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, जब आप स्टेज पे चढ़ोगे, तब आपका स्टेरॉइड लेना वर्थ इट लगता है, तब आपकी हेल्थ रिस्क पे लेकर चलना लगता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ हेल्दी रहना है, आपको एक सुंदर बॉडी बनानी है। अभी तक क्या आपने अपनी जेनेटिक पोटेंशियल अचीव किया है? ये क्वेश्चन अपने आप से सवाल पूछना है। क्या अभी तक आपने 4 से 5 साल लगातार डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करी है? क्या आप अपनी बॉडी के पीक तक पहुंचे हो? नहीं पहुंचे ना, तो जब तक आप अपनी बॉडी के पीक पे नहीं पहुंचते तब तक ये सवाल पूछना ही मत कि मेरी ड्रीम बॉडी अचीव हो पाएगी कि नहीं। बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, मैं मानता हूं, लेकिन उस कैपेसिटी तक तो पहुंचो। उससे पहले ये शॉर्टकट अपनाने से बॉडी नहीं बनने वाली। जो कोई ट्रेनर आपको बोल रहा है, कोई आपका दोस्त बोल रहा है, कहीं से आपने सुन लिया है कि ये लेना चाहिए, उससे पहले मना कर दो, भाई राम राम कर दो, ठीक है भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं ठीक हूं, भले मेरी बॉडी स्लो बने, भले मैं पतला रहूं, लेकिन ये सब चीजों से मुझे दूरी रखो। तो हाँ, बस यही था आज की इस वीडियो में, ठीक है। ये कुछ अजीब मिथ्स थे जो आपको क्लियर करना जरूरी था, ठीक है। मैं मिलता हूं तब तक आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।